हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो एक बार फिर मैं आज आपके लिए यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट बायोलॉजी की एक इम्पोर्टेंट वीडियो यहाँ पर लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैंने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को और उनके साथ उनके आंसर भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मेंशन किए हैं, जिससे कि आप एक बार में उसे पढ़कर आसानी के साथ उसे याद कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जैव विविधता किसे कहते हैं, वर्णन कीजिए। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आइए दोस्तों, इसका आंसर देख लेते हैं। किसी विशेष क्षेत्र या जगह में सजीव प्राणियों की विविधता यानी भिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में भिन्न भिन्न सजीव प्राणियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि किसी विशेष क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार के सजीव जीव जंतु या प्राणियों का पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों आगे, जैव विविधता को दूसरे शब्दों में हॉट स्पॉट भी कहते हैं। पृथ्वी पर जहाँ अत्यधिक तापमान और अत्यधिक वर्षा होती है, वहाँ जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। भूमध्य रेखा के आसपास जो क्षेत्र हैं, वहाँ जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा जो होती है, तो भूमध्य रेखा के आसपास वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा तापमान वहाँ रहता है और सबसे ज़्यादा बारिश भी वहीं होती है। तो जैव विविधता जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। फिर क्या कह रहा है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। यानी पश्चिमी घाट दोस्तों कहाँ पर है, भारत के पश्चिम साइड में, यानी केरल कर्नाटक का जो क्षेत्र पड़ता है दोस्तों, वहाँ पर पश्चिमी घाट है। और ये क्या करता है दोस्तों कि दक्षिण और पश्चिम से उठने वाले मानसून को वहाँ रोकता है। यानी जो दक्षिण पश्चिम से जो मानसून उठता है वो पश्चिमी घाट से टकराता है और वहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश करता है। तो इसीलिए पश्चिमी घाट में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वस्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। इसका यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में संकटग्रस्त जातियों या प्रजातियों को प्राकृतिक परिस्थितियों में रखने की विधि को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। यानी दोस्तों क्या है, यानी जिन जातियों या प्रजातियों पर संकट है या जो संकटग्रस्त हैं, उन्हें कहाँ रखा जाता है, प्राकृतिक परिवेश में रखने की जो विधि होती है वे स्वस्थानीय संरक्षण कहलाती है। यानी जो जिन जातियों या प्रजातियों पर संकट उत्पन्न हो चुका है या जो संकटग्रस्त हैं, उन्हें प्राकृतिक परिवेश में रखने की विधि को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट है, उत्स्थानीय या बाह्य स्थानीय संरक्षण किसे कहते हैं। इसका आंसर है दोस्तों, वह विधि जिसमें संकटग्रस्त जातियों को उनके प्राकृतिक आवास से हटाकर शोधशालाओं में रखा जाता है, उत्स्थानीय संरक्षण कहलाता है। तो दोस्तों इसमें क्या करा जाता है, जिन जातियों या प्रजातियों पर संकटग्रस्त हैं जो जातियाँ या प्रजातियाँ, उन्हें अपने प्राकृतिक आवास या प्राकृतिक परिस्थितियों से हटाकर शोधशालाओं में रखा जाता है। और ये विधि क्या कहलाती है, तो उत्स्थानीय संरक्षण कहलाती है। आइए दोस्तों इन दोनों को हम कंपेयर करके पढ़ते हैं, जिससे कि हम इसे आसानी के साथ याद कर सकें। तो दोस्तों स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है, जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं या प्रजातियां हैं, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में रखा जाता है जिससे कि वो ठीक हो सकें। और बाह्य स्थानीय या उत्स्थानीय संरक्षण में क्या होता है, जो संकटग्रस्त जातियां या प्रजातियां हैं, उन्हें क्या करा जाता है, उन्हें प्राकृतिक परिवेश से हटाकर उन्हें शोधशालाओं में रखा जाता है। बस इसमें यही डिफरेंस है कि इसमें प्राकृतिक परिस्थितियों में रखा जाता है संकटग्रस्त प्रजातियों को और इनमें शोधशालाओं में रखा जाता है। तो हम इन दोनों क्वेश्चनों को, इनके आंसर को कंपेयर करके हम इन्हें आसानी के साथ याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, रेड डाटा बुक क्या है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। रेड डाटा बुक मोस्ट इम्पोर्टेंट। आइए इसे देख लेते हैं। तो रेड डाटा बुक क्या है, IUCN द्वारा प्रकाशित पुस्तक रेड डाटा बुक कहलाती है। इस पुस्तक में संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। यानी क्या रेड डाटा बुक
क्या है दोस्तों, ये एक पुस्तक है और ये किसके द्वारा जारी होती है, IUCN के द्वारा प्रकाशित की जाती है। और इस पुस्तक में क्या होता है, जिन जातियों या प्रजातियों पर संकटग्रस्त हैं जो, उनका विवरण होता है। और इसे कौन प्रकाशित करता है दोस्तों, IUCN, जो कि एक इंटरनेशनल संघ है, अंतर्राष्ट्रीय एक संघ है ये। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है दोस्तों। तो IUCN की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है इंटरनेशनल, I से इंटरनेशनल, U से होती है दोस्तों यूनियन में संघ, यूनियन, फॉर, C से होती है दोस्तों कन्वर्जेशन, कन्वर्जेशन यानी वार्तालाप या बातचीत, कन्वर्जेशन। और दोस्तों N से होती है तो ऑफ, और N से होता है दोस्तों नेचर। यानी इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर। ये इसकी फुल फॉर्म होती है IUCN की। इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है दोस्तों। तो इस तरह से हम रेड डाटा बुक क्या है, ये एक पुस्तक है जिसमें संकटग्रस्त प्रजातियों का विवरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल या कूट फल किसे कहते हैं। इसका आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। पुष्प के किसी अन्य भाग से विकसित फल आभासी फल या कूट फल कहलाते हैं। यानी पुष्प के किसी अन्य भाग से जिस फल का विकास होता है, जो विकसित होते हैं, वे आभासी या कूट फल कहलाते हैं, जैसे कि सेब, नाशपाती, अनानास। नेक्स्ट है, अनिषेक जनित फल किसे कहते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है वे अनिषेक जनित फल कहलाते हैं तथा इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहा जाता है। इसी तरह से नेक्स्ट है, BOD क्या है। दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे यहाँ पर देख लेते हैं। BOD क्या है। तो BOD का पूरा नाम होता है दोस्तों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका पूरा नाम भी पूछ लेता है कि BOD का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या होती है। तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके द्वारा क्या होता है दोस्तों, जल में ऑक्सीजन की दर को मापा जाता है। यानी जल में कितनी ऑक्सीजन की मात्रा है, अर्थात जल की शुद्धता मापी जाती है। अधिक BOD वाला जल प्रदूषित होने का सूचक है। तो दोस्तों इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं कि BOD का क्या कार्य होता है, इसे जल में जो ऑक्सीजन की दर मापी जाती है, तो और जिससे कि हमें ये पता चल सके कि जल में कितनी शुद्धता है या कितना अशुद्ध जल है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN क्या है, टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इसका यहाँ पर आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसका पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्जेशन ऑफ नेचर है, जो कि मैंने अभी बताया था आपको। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे हम हिंदी में इस तरह से कह सकते हैं कि प्रकृति के संरक्षण के लिए यानी बचाव के लिए ये एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना 1948 ईस्वी में स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई थी। कहाँ हुई थी दोस्तों, ये ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में ही पूछ लेता है कि जिनेवा में हुई थी या कहाँ हुई थी, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुई। तो जिनेवा आपको ध्यान रखना है। ये संगठन दुर्लभ एवं विलुप्त जातियों के बारे में जानकारी देता है और उनकी रक्षा करता है। यानी जो दोस्तों ऐसी जातियां या प्रजातियां जो दुर्लभ हैं या जो विलुप्त होने की कगार पे हैं, उनकी ये जानकारी देता है और उनकी ये रक्षा करता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट उठाए हैं, यहाँ पर मेंशन किए हैं आपके लिए, जो कि ऑब्जेक्टिव या अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जो कि मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट है, एक सींग वाला गेंडा या गेंडों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य। यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक सींग वाले गेंडों के लिए कौन सा अभ्यारण्य जो है प्रसिद्ध है या कहाँ पर है। तो दोस्तों एक सींग के गेंडे या गेंडों के लिए जो प्रसिद्ध अभ्यारण्य है वह काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य, और जो कहाँ पर है, असम राज्य में है। तो इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में शेरों का एकमात्र अभ्यारण्य। तो वो कौन सा अभ्यारण्य दोस्तों, वो है गिर
राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य है वो, और वो कहाँ पर है दोस्तों? गुजरात में है, गुजरात राज्य में है। यानी जो शेरों का एकमात्र अभ्यारण्य जो है वो गुजरात में है और उसका नाम है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात। इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है दोस्तों? वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और ये भारत का सबसे पुराना पार्क है, उद्यान है दोस्तों, अभ्यारण्य है ये, सबसे पुराना। इसका पुराना नाम है दोस्तों हैली नेशनल पार्क। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? ये है उत्तराखंड में और इसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, यानी भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ये। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान पूछ लेता है दोस्तों। तो दुधवा जो है वो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह से अगला है घाना राष्ट्रीय उद्यान। तो ये राजस्थान में है। यहाँ पर आइए दोस्तों, मैंने कुछ महत्वपूर्ण विटामिन लिए हैं और उनके रासायनिक नाम लिए हैं। ये पूछ लेता है कि विटामिन के जो रासायनिक नाम है ये पूछ लेता है दोस्तों। तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का थायमीन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड होता है। इसी तरह से विटामिन डी का दोस्तों जो नाम होता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैल्सीफेरॉल। इसका रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। और इसी के साथ विटामिन ई का होता है टोकोफेरॉल। विटामिन के का फ्लिकविनॉन। तो इस तरह से किसी का भी रासायनिक नाम पूछे तो आप आसानी के साथ उसका आंसर दे सकते हैं। इसी तरह से ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों हो जाता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से दोस्तों हो जाता है बेरी रोग, बेरी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों रिकेट्स, जिसमें जो हड्डी है टेढ़ी हो जाती हैं, सूख जाती हैं, वो रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इस तरह से भी पूछ सकता है कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी कौन सा रोग हो जाता है? तो रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। तो इस तरह से हम आसानी के साथ इसका आंसर दे सकते हैं।